तो आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स इन फ्रैक्चर्स। हम लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्चर्स बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, टॉप टू बॉटम क्या फ्रैक्चर्स का है, उसका प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ से क्लैविकल से स्टार्ट करके पूरा लिम्स, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। उसके बाद पेल्विक का पूरा, ठीक है, एंकल तक हम फ्रैक्चर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक जो है, आपका जो फ्रैक्चर हुआ है वो फ्रैक्चर जो है उसको ट्रीटमेंट कैसा करना है, उसका सपोर्ट कैसे देना है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे बेटा। स्प्लिंट्स, फर्स्ट क्या है? स्प्लिंट्स है, इट इज एन अप्लायंस विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एन इंज्यूर्ड पार्ट। स्प्लिंट्स बोलते क्या है? ये सपोर्ट देना, जहां पर भी मार लगता है उसको सपोर्ट देने का और उसको इमोबिलाइज करने का लिए हम अंदर जो है उसको सेट करने के लिए हम ऊपर से जो इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड स्प्लिंट्स और स्लिंग्स। इट इज एन अप्लायंस विच रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एन इंजर्ड पार्ट। बोले तो अगर आपको ये हाथ में मार लगा है, यहाँ पर रिस्ट में मूवमेंट नहीं करना है या रेडियस चलना में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जो इंजर्ड पार्ट है उसको मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्ट करना है, बोलते उसको ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करना है, उसके लिए हम सपोर्ट डालने के लिए ये स्प्लिंट्स डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्प्लिंट्स डालते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड इन फर्स्ट एड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी को एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ना है, दिस फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ना है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, उसके लिए भी ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जैसा हम उसको अच्छी तरह से बांध के लेके जाते हैं। नेक्स्ट, दे गिव रेस्ट टू द पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रेस्ट देगा एंड रिलीव पेन एंड क्विकन हीलिंग। ठीक है, इसको पेन भी नहीं आती अगर वो मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उसको रेस्ट अच्छी तरह से देंगे, तो उसका थोड़ा पेन अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है एंड हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। अगर मूवमेंट होती रहती है तो अंदर का हड्डी जो है इधर उधर मूवमेंट होती रहती है, तो उतने जल्दी से वो ठीक नहीं होती। तो ये क्विक एंड हीलिंग में भी अच्छी तरह से सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, देर हेल्पफुल व्हेन द लिम्ब कैन नॉट बी सपोर्टेड अगेंस्ट द बॉडी। हम बॉडी के साथ लिम्स जो है, अपर लिम्स जो हाथ, लोअर लिम्स जो लेग्स जो है, हाथ और पैर में जो भी बॉडी के साथ जो सपोर्ट नहीं दे रहा है, उस टाइम पे भी ये स्प्लिंट्स बहुत ही अच्छा काम आती है। ठीक है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ना है, पेन रिलीव करना है एंड आल्सो क्विक हीलिंग के लिए भी। एंड वेन एवर द limbs are not supporting against the body, then also these splints are very helpful, so that we will use these splints for the support of the injured part. Next, what are the types of these splints? What types of splints we are using nowadays? Those are four types are there. First one is wooden splints. ऐसा जो है देखो यहाँ पर है बेटा, आपको वुडन स्प्लिंट में जो है ये लकड़ी से बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड वुडन स्प्लिंट, जो वुड के साथ मैन्युफैक्चर किया है। स्ट्रेट पीस ऑफ वुड वेरिंग लेंथ एंड विड्थ। देखो ये स्ट्रेट पीस जो है वुड का, इसका वेरिंग लेंथ एंड विड्थ, इसका जितना लेंथ चाहिए उतना, जितना विड्थ चाहिए उतना, ये वुडन स्प्लिंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करके हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड वन is the metal splint. See here, aluminium और कुछ तो भी टिन, स्टील का जो है मटेरियल्स के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करके स्प्लिंट बनाती है, दोज आर कॉल्ड metal splints. These metal splints made of tin and aluminium molded to fit the natural curves of the body. देखो ऐसा मोल्ड करने के लिए, देखो अपना नेचुरल कर्व्स जो बॉडी को है वैसे ही मोल्ड करने के लिए वैसे ही मोल्ड के साथ अपना ये स्प्लिंट्स जो है बनाते हैं। दिस आर मेड अप ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम के साथ तैयार होती है। नेक्स्ट आर
वाइड स्प्लिंट्स, हम इससे पहले बताए थे कि अगर लेग्स में वहां पर मार लगा है तो ये क्रैमर्स वाइड स्प्लिंट जो है सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स वाइड स्प्लिंट टू सपोर्ट ए लिम्ब इन एनी डिजायर्ड पोजिशन. बोले तो हमको किधर तरफ भी, लेफ्ट या राइट या बैक या फ्रंट, कहीं पर भी हमको सपोर्ट देने के लिए स्प्लिंट चाहिए, तो देखो ये स्प्लिंट डाल देते हैं. ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स वाइड स्प्लिंट. नेक्स्ट इज इनफ्लैटेबल स्प्लिंट्स. इनफ्लैटेबल इज नथिंग बट इट इज जैसा बेलून को जैसा हवा भर के जो यूज करते हैं ना, वैसे ही है. इनफ्लैटेड बाय माउथ, जैसा हमारे मुंह से उसको अच्छी तरह से एयर भर के इसको हम यूज करते हैं. दीज आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड कैन बी यूज्ड इजीली. ये पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबल रहता है. ये अच्छी तरह से मुंह के साथ अच्छी तरह से इसको अंदर हवा भर के इसको कंफर्टेबली हमको जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां पर करके हम इजिली यूज कर सकते हैं. आल्सो अवेलेबल इन वैक्यूम एंड बॉक्स प्लेस. बोलते ये वैक्यूम प्रेशर भर के भी और बॉक्स प्रिंट्स, बॉक्स टाइप में भी ये स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द फोर स्प्लिंट्स which we will use for the body to restrict the movements, to prevent the complications, and also to relieve the pain and quick healing, and also helpful when the this affected part is not supporting to the body. ठीक है बेटा. So these are the four types. Next we will come to the some types of splints. Those are called Thomas splint. This is called Thomas splint. These are the special type of metallic splint useful in fractures of femur and other injuries of lower extremity. बोले तो leg, lower extremities बोले तो legs है, lower limb. इसमें ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मेटालिक स्प्लिंट्स, इसको डाल के ये स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं. बोले तो दीज आर आर, ये थ्री टाइप्स जो भी है, दीज आर आर कॉमन स्प्लिंट्स होंगे. These are all special type of splints which will use in the fracture of femur and legs. Femur बोल तो ऊपर टाइप, upper part of the lower limb is called femur position, and also injuries of lower extremity बोल तो lower limb का lower extremities जो भी है, ankle है, foot है, जहां तक भी हम ये यूज कर सकते हैं. इसमें भी है कि ये थॉमस प्रिंट्स कितने टाइप्स है. फर्स्ट वन इज एन आउटर लॉन्ग रॉड. ये देखो, आउटर लॉन्ग रॉड बोले तो बाहर तरफ से ये जस्ट फिक्स कर देता है, दैट इज कॉल्ड एन आउटर लॉन्ग रॉड. एन इनर शॉर्ट रॉड, आपको पता है जिसको एक्सीडेंट हुआ है, हमारे अंदर रॉड डाले हैं, इसलिए हमारे पैर में रॉड है, इसलिए हम चल पा रहे बोल के बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इनर शॉर्ट रॉड. यहाँ पर डाल रहे इनर शॉर्ट रॉड है. एंड ओवर रिंग बेंट बोले तो ये रिंग टाइप, ओवर बोले तो ओवर शेप में जो रिंग टाइप है, 120 डिग्रीज में ये बेंड करके जो रॉड रहती है वो भी डाल देते हैं अंदर. बोले तो ये स्प्लिंट के साथ जो रिंग जैसा हमारे अंदर जो डालते हैं, देखो ये मानते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड रिंग शेप है. ठीक है. एंड ओवर रिंग बेंट एट 120 डिग्रीज टू द इनर रॉड. ऐसे ही इनर रॉड में भी ऐसा ओवर शेप में, ओवर शेप में, ऐसा राउंड शेप में, ओवर शेप में ये रॉड के साथ लगे रहते. सो दिस थॉमस प्रिंट्स आर थ्री टाइप्स. ठीक है. दिस थॉमस प्रिंट, द रिंग इज पैडेड विथ फेल्ट एंड कवर्ड विथ लेदर. ये लेदर के साथ अच्छी तरह से कवर करके रहता है, ये जो रिंग शेप है. सो दिस इज अबाउट योर थॉमस प्रिंट. थॉमस प्रिंट में थ्री टाइप्स रहते हैं. एक आउटर रिंग है, एक इनर शॉर्ट रॉड भी डाल देते हैं, वही शॉर्ट रॉड में ये जो ओवर रिंग 120 डिग्री में बेंड होके इनर रॉड के साथ रहता है वो भी डाल देते हैं. सो इट इज पैड विथ फेल्ट एंड कवर्ड विथ लेदर. ये कवर लेदर के साथ कवर करके ये इनर में बांध देते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ slings in fracture. So up to this we have studied about these are all splints. Next we are coming to the point of slings. What are the uses of slings?
These are all two types. First one is collar and cuff sling. Second one is triangular sling. इसमें जो है दिस कॉलर एंड कफ स्लिंग जो भी है, ये दो भी स्लिंग्स जो है, इट विल गिव सपोर्ट द अफेक्टेड पार्ट. Splint and slings are mainly used for the support to the body. In that, first one is collar and cuff sling. ये कॉलर एंड कफ स्लिंग जो है यूज्ड फॉर द हैंड एंड रिस्ट. ये देखो, ये हैंड एंड रिस्ट में कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है, तो ये कॉलर एंड कफ स्लिंग जो यूज करते हैं. द कफ इज फिक्स्ड टू द कॉलर थ्रू द स्लिंग. ऐसा स्लिंग के साथ ऐसा फिक्स हो जाती है. द कफ इज फिक्स्ड टू द कॉलर. ये जो को ये कफ है जो बलून से जैसा रहती है, दिस इज कॉल्ड कफ, and this is fixed to the collar through the sling और ये cuff attached to the wrist. ये cuff जो है ये wrist के साथ attach होती है. By this the hand is elevated and it is prevents edema. ऐसा अगर हम डाल के रखेंगे तो ये जो अच्छे पोजीशन में elevated पोजीशन में रखेंगे, and also it will clear the edema. edema बोलते जो inflammation बोलते जो फूल जाती है, एडिमा बोलते फूल जाना. ठीक है, ये जो है एडिमा भी क्लियर कर देते हैं. ठीक है, सो ये कफ जो है स्लिंग के साथ, कॉलर स्लिंग के साथ अच्छी तरह से बांध के ऐसा गले में डाल दे के अच्छा यूज कर देते. नेक्स्ट वन इज ट्रायंगुलर स्लिंग. दिस इज यूज्ड फॉर द फोर आर्म. फोर आर्म बोलते ये देखो है इधर है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर आर्म. A triangular bandage is placed in such a manner the apex lies under the affected arm beyond the below. ठीक है, सो इधर उधर अच्छी तरह से सिट करने के लिए यूज करते हैं. One end of the base of the triangle passes over the opposite shoulder to the back of the neck. ये देखो, इसका एक एंड जो है इधर बांध देते हैं, पीछे जो है ऐसा टवल जैसा करके इधर पीछे बांध देते हैं. So one end of the base of the triangle passes over the opposite shoulder to the back of the neck. एक neck इधर end करके इधर से निकाल के इधर बांध रखते हैं. So see, so this is used for this like this. Okay? So ऐसा ये दोनों भी cuff and collar and cuff sling and triangular slings will be used for the support to the affected part. ठीक है भाई. Next you are coming to the point of resuscitation methods. Resuscitation is nothing but I have already told you. Whatever it may be the process which we will do at the time of injured person, at the time of injury. जो भी first aid. This is nothing but a first aid itself. हम जब कभी एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुआ है बॉडी पार्ट्स, बोन्स को कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो अब इमीडिएटली क्या क्या करना है, वो सारे रिसोसिटेशन मेथड्स है. इट रिक्वायर्स व्हेन देयर इज नो ब्रीथिंग और इनएडिक्वेट सर्कुलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है, इट विल बी यूजफुल व्हेन द ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है एंड अंदर इनएडिक्वेट सर्कुलेशन बोल तो अच्छी तरह से सर्कुलेशन नहीं हो रही है, then we will use these methods. What is the aim for this resuscitation sir? aim बोले तो अपना मकसद क्या है. resuscitation method is nothing but first aid. It requires when breathing problem आ रही है, circulation problem आ रही है. But what is the aim? हमारा मकसद क्या है, इसमें क्या करना है. First one is to clear the airway. बोले तो अगर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना हम अंदर से जो है अटक जाती है, सो टू क्लियर द एयरवे उसमें क्या करना है, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन इफ एनी. बोले तो अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो कुछ अटक गया है, कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है, उसको पहले रिमूव करना है. सो दिस इज क्लियर द एयरवे. नेक्स्ट इज टू रिस्टोर ब्रीथिंग. फर्स्ट वन में क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम हटा दे रहे हैं.
नेक्स्ट क्या करना है, टू रिस्टोर ब्रीथिंग में क्या है, अगर हमको ब्रीथिंग रिस्टोर करना है, ऑब्स्ट्रक्शन निकल दिया है, और क्या करना है अभी इसमें ब्रीथिंग रिस्टोर करना है, उसको अच्छी तरह सांस लेने में हमको हेल्प करना है, तो उसको क्या करना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हॉस्पिटल्स में हम देखेंगे तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो है एक अम्बो बैग बोल के रहता है, वो लंग्स के इमिडिएटली वो प्रेस करते हुए हम ऑक्सीजन अंदर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, यू ऑल नो, अगर रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे, देन दैट इज आल्सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट थर्ड वन जो है टू रिस्टोर सर्कुलेशन, तो अंदर जो है सर्कुलेशन सही नहीं हो रही है, उसका चेस्ट पकड़ ही लिया है, देन व्हाट शुड वी डू, वी शुड अटेम्प्ट टू द कार्डियक मसाज, तो कार्डियक मसाज करके उसका सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाना है। सो दीज आर अवर एम, तो हमारा मकसद है कि उसको जल्दी से जल्दी उसके अंदर जो अटक गया है उसको हटा देना है और उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। अगर सर्कुलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसको अच्छी तरह से कार्डियक मसाज भी करना है। सो दीज आर द मेन एम। हम जो है यहाँ पर क्लियर द एयरवे बोल के बताए हैं, इसमें एयरवे क्लियर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आया है। Why it is obstructing the airway? Obstruction of airway may occur due to, ठीक है, देखो यहाँ पर उल्टा चल रहा है हमारा साइकिल, रिसोसिटेशन मेथड करना है, उसमें क्या करना है, क्लियर करना है एयरवे। क्लियर क्यों करना है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन बोल तो कुछ तो भी अटक गया है, ये अटक क्यों गया है, यहाँ पर आया हो रीजंस। अटक क्या हुआ है, टंग फॉलिंग बैक, ये जो अंदर अंदर आपका अंदर का जो जीव है, टंग है, वो अंदर हो रही है, बैक हो रही है, इसलिए हमको वहां पर क्लियर एयरवे नहीं है। नेक्स्ट इज इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, बोल तो कुछ तो भी बाहर का जो है हम इनहेल किया है, बोल तो हम अंदर ले लिए सांस के साथ, जब भी ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट वॉमिटिंग्स हो रहा है, वॉमिटिंग्स अगर हो रहा है तब भी हमको एयरवे क्लियर नहीं रहती है। ठीक है, सो ऐसा हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसा हुआ है, ये टंग फॉलिंग बैक है, इनहेल फॉरेन बॉडी है, और वॉमिटिंग के साथ भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसके साथ हम एयरवे क्लियर करना है। ठीक है, हमारे रिसोसिटेशन मेथड में एयरवे क्लियर करना है, कैसा करना है, रिमूविंग ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसा हुआ है, दिस थ्री रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे इज ओपन एज फॉलोज, बोले तो ये कैसा क्लियर करना है, इसको हम कैसा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, रीजंस ये हुआ है, मगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्लियर करना है, बोल तो द जॉ इज लिफ्टेड अपवर्ड, जॉस, जॉस बोलते हमारा जो अपर, हमारा टीथ जो है ना ऊपर तरफ नीचे तरफ ऊपर तरफ जो टीथ पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपर जॉ, नीचे नीचे टाइप जो टीथ पार्ट है दैट इज कॉल्ड लोअर जॉ। ठीक है, सो दीज आर द जॉ इज लिफ्टेड फॉरवर्ड, बोल तो ये जॉस जो है अच्छी तरह से ओपन करना है, एंड हेड इज टिल्टेड ऑन टू द नेक, ये नेक जो है नीचे करके ये और जॉस जो है अच्छी तरह से ओपन करके, द फॉरेन बॉडी इज नाउ रिमूव बाय फिंगर्स, अच्छी तरह से मुंडी नीचे करके ये जॉस जो है अच्छी तरह से ओपन करके, देन अपना फिंगर जो डाल के मुंह में डाल के, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन में गला में है उसको अपने फिंगर्स के साथ रिमूव करना है। So this is one step. Next is back blow can also expel the foreign body, बोले तो जब कभी बच्चे कुछ निगल लेते हैं, ठीक है, अगर हम खाते टाइम पे कुछ हो रहे हैं तो क्या करते हैं, बैक ब्लो, बोले तो सर पे तो भी मारते हैं, नहीं तो बैक पीठ पे भी तो भी ऐसा मार देते हैं, थोड़ा थोड़ा धड़ धड़ बोल के मारेंगे तो अंदर कुछ अटक गया वो भी बाहर आ जाती है, एक्सपेल बोल तो बाहर आ जाना, बैक ब्लो बोल तो बैक में से कुछ अच्छी तरह से प्रेशर डाल के मारते रहना है। ठीक है, तब भी अगर पीछे से अच्छी तरह से मार दे रहे हैं तो वो भी खास के बाहर एक्सपेल हो जाती है। ये टू मेथड्स है, वैसे हम ये ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल के हम एयरवे क्लियर करना है।
So these are the resuscitation method. So next, what is this? Is artificial respiration. हम यहाँ तक क्या किया है, बस क्लियर कर दिए हैं, एयरवे क्लियर कर दिए हैं कि उसका ड्यू टू रीजंस क्या है, हम कैसे हम क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू रिस्टोर ब्रीथिंग बाय आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. इसमें कुछ स्टेप्स है बेटा, ठीक है. उस स्टेप्स में क्या है, आफ्टर मेकिंग श्योर द एयरवे इज क्लियर. हम इससे पहले क्या किया बेटा, हम एयरवे पूरा फिंगर्स डाल के या पीछे से मार के अच्छी तरह से एयरवे क्लियर कर दिए हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये क्लियर हुआ है एयरवे बोल, ठीक है. द पेशेंट इज टर्न्ड ऑन टू बैक एंड आफ्टर नीलिंग बाय, बोल तो अच्छी तरह से पीछे मुड़ के उसके अच्छी तरह से एयरवे क्लियर करके फिर उसको टर्न बैक कर लेना. देखो पेशेंट को पोर्शन अच्छी तरह से अच्छा सुला दे के आफ्टर नीलिंग बाय हिज साइड, बोलो तो हम नील डाउन करके अच्छा नीलिंग बाय हिज साइड उसके पास जाके साइड. द नोज इज पिंच्ड. देखो नोज, देखो इसको यहाँ पर क्लोज किया है. पिंच बोले तो नोज को ऐसा पिंच कर दे के. नोज इज पिंच्ड विथ वन हैंड एंड द चिन इज बेंट. देखो ये चिन को जो है और एक हैंड से चिन को बेंट कर रहे हैं. चिन इज बेंट फॉरवर्ड विद द अदर हैंड. देखो ये लड़की जो है यहाँ पर अच्छी तरह से नील डाउन करके उसके पास आके या नोज को जो है पिंच करके एक हैंड से जो है चिन को अच्छी तरह से बेंड करके फॉरवर्ड आई है, ठीक है. आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग ब्रेथ, ये लड़की क्या करना है यहाँ पर, अच्छी तरह से लॉन्ग सांस लेना है. द माउथ इज केप्ट ओवर द टॉप द पेशेंट. अच्छी तरह से सांस लेके ये अपने माउथ को जो है पेशेंट के पास लेके जाना है. His lungs are inflated and this is noted by the expansion of his chest. ये आ जाके ये मौत के साथ इसके मौत के जो अंदर जो है अच्छी तरह से सांस लेके वो सांस को जो है वो एयर को जो है इसके अंदर इन्फ्लेटेड बोल तो उसके अंदर डाल देना है. उसके अंदर उफ बोल के उसके अंदर अच्छी तरह से एयर उसके अंदर कर देना है, ठीक है. सो दिस कैन बी नोटेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ हिज चेस्ट. बोले तो क्या है, ये इसके अंदर एयर भरा है या नहीं. इट कैन बी नोटेड डाउन बाय ऑब्जर्विंग द चेस्ट पार्ट. यहाँ पर जो है चेस्ट जो है एक्सपेंशन हुआ है या नहीं हुआ है, या यहाँ पर हम अच्छी तरह से नोट करके हम देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ द माउथ इज टेकन अवे. उसका भरने के बाद हम अच्छी तरह से नोटिफाई करके हम वहां से हट जाना है. एंड इट इज केयरफुली वॉच whether the patient exhales the breath. देखो इनहेलेशन हुआ है, हम फोर्सफुली हम बच्चे हम जिसको जो होना है उसको हम इनहेल कर दिए हैं, मगर जो पेशेंट जो है अंदर जो एयर आया है हम पेशेंट को ये केयरफुली चेक करना है कि वो एक्सेल कर रहा है या नहीं. अंदर तो गया है, फिर अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन अंदर पास होना है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेल करना है, ये हम नोटिस करना है. आफ्टर डूइंग दिस 5 to 6 टाइम्स द पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीथिंग अगेन. ऐसा ये जो मेथड जो है ये 5 to 6 टाइम्स अगर करेंगे तो पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीथिंग अगेन. वो पेशेंट जो है अच्छी तरह से ब्रीथिंग स्टार्ट कर देंगे, अपनी तरफ से वो अपने आप स्टार्ट कर देंगे. सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. So these two are clear beta. Next is third one, to restore circulation. Restore circulation करना है तो क्या करना है, this is done by the chest compression. देखो यहाँ पर जो है chest compression बहुत अच्छी तरह से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दबा रही. This is called closed chest cardiac massage. ठीक है. This compression is nothing but a closed chest cardiac massage. In short, it can be called it as CCM. ठीक है. So before doing this artificial respiration is done, हम ये compression करने से पहले हम artificial respiration पहले करना ही है. अगर हम पेशेंट के पास हम जा रहे हैं बाहर तो पहला क्या करना है, artificial respiration से पहले हम ये एयरवे क्लियर है उसको हम पहले क्लियर करना है. उसके बाद जो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करना है, उसके बाद ही हम ये सीसीएम करना है. सीसीएम इज नथिंग बट
क्लोज्ड चेस्ट कार्डियक मसाज, ठीक है. इट कैन बी डन बिफोर दीज टू प्रोसेसेस. आफ्टर these two processes, then only you can proceed for the CCM procedure. One hand is placed over lower third of the sternum and the other hand is placed over the first. By this position the hands lie over the heart. ठीक है. बोले तो हम स्टार्टिंग में क्या करना है वो दिखा रहा है कि हम हेड को अच्छी तरह से स्टर्नम जो अच्छी तरह से उठा के उसको अच्छी तरह से पोजीशन में लेना है. With arms straight, the hands are rocked backward and forward alternatively. बोलते आर्म्स अच्छी तरह से यहाँ पर आर्म्स जो है स्ट्रेट रखे. The hands are rocked forward and backward. This hands can be ऐसा ऊपर नीचे करना है. This releases and compresses the heart and ultimately it forces the blood to circulate. ठीक है. इस ये प्रोसीजर्स के साथ ये कंप्रेशन अच्छी तरह से अंदर रिलीज होने के बाद it will automatically forces the blood to circulate. So this is called restoration of circulation. ये ऐसा कर दे रहे हैं. Next, elements of minor surgery and dressing. बोले तो अगर सर्जरी हुआ है, अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो सर्जरी हुआ है, उसका ड्रेसिंग क्या करना है? What are those elements we will study now. The procedure involves whatever it may be the problem. एक्सीडेंट हुआ है तो उसका प्रोसीजर क्या क्या होना है. फर्स्ट वन इज एक्सपोजर ऑफ वुंड. देखो यहाँ पर एक्सपोजर ऑफ वुंड है. जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले एक्सपोज करना है. ये देखो यहाँ पर भी मार लगा है और यहाँ पर मार लगा है. इट कैन बी एक्सपोज्ड बाय कटिंग अवे द क्लोथ्स. मतलब फर्स्ट टाइम जो भी पर्सन को एक्सीडेंट हुआ है उसका ओपन वुंड है तो हम पहले क्या करना है उसका क्लॉथ्स पूरा कट करके निकाल देना है. इफ देयर इज ब्लीडिंग इट मस्ट बी कंट्रोल्ड फर्स्ट. अगर यहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम पहले से अच्छी तरह से क्लियर करना है. इट कैन बी कंट्रोल्ड. बोले तो ब्लीडिंग हमको कंट्रोल करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ना अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो उसके साथ भी हमारा प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स. देखो जो भी ऑपरेटर्स है, कॉटन गॉज है, एंटीसेप्टिक है, ये जो सीजर्स है, ये सारे हमको क्लियर करना है. बोल तो इसको हम अच्छी तरह से पोजीशन में लेना है. then only we should have to proceed. These appliances are bowls, warm water and antiseptic dressing. Scissors and instruments must be sterilized before use. हम जो भी यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले क्या करना है? स्टेरिलाइज. स्टेरिलाइज बोले तो उसको डस्ट कुछ भी नहीं रहना है. ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ये सारे आपको पता होगा. ये सारे अच्छी स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन इज नथिंग बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, फ्री फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरिया. whatever it may be the foreign bodies, it will get infect to the body. So it should be used after sterilization only. Next is removal of foreign bodies. Foreign body involved lying loose in the wound is removed with forceps or suitable instrument. वहां पर जो भी अगर हमको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर करना है, वहां पर ये सारे removed with the forceps और ये suitable instruments. Whatever it may be, अगर वहां पर है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ अच्छी तरह से निकालना है. Care is taken not to induce bleeding while removing your foreign body. अगर वहां से हम अच्छी तरह से क्लीन कर रहा है, क्लियर कर रहा है, तो हमको पहले ये देखना है कि ब्लीडिंग नहीं होनी अच्छी तरह से, अंदर से ब्लीडिंग नहीं होना है, वो हमको अच्छी तरह से पहले क्लियर करना है. And also the wound should not be probed too much in depth. Probed बोले तो वो अंदर डेप्थ कट करना, घुसाना. ठीक है. probed बोले तो घुसाना. कुछ तो भी है वो अंदर से हम निकाल रहे हैं. देखो ये सीजर से भी हम काटन रख देते हैं, निकाल देते हैं. वैसे निकालते टाइम पे भी वो अंदर उतना डीप नहीं जाना है. जो भी फॉरेन बॉडी सब अंदर डाल दें. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लींसिंग द वुंड. इट कैन बी डन बाय thoroughly cleaned with antiseptic solution. अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लेकर भी क्लियर कर सकते हैं. diluted हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल एंड साबुन. ये कौन सा भी अगर अच्छी तरह से आइटम्स जो है लेके उसके साथ
क्लीन करना है। Alternatively, the wound may be washed under a running tap. ये अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद रनिंग टैप के नीचे रख के अच्छा क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग में क्या है, ड्रेसिंग में स्टेरिलाइजेशन पिज्जा अच्छी तरह से स्टेरिलाइज्ड जो है कॉटन जो है गॉज क्लॉथ है जो भी है आफ्टर स्टेरिलाइजेशन ओनली इट शुड बी यूज्ड। द गॉज आर लिंट इज कट टू द रिक्वायर्ड साइज। देखो हमको जितना साइज चाहिए उतना ही लेना है। टू कवर द वुड एंड केयर इज टेकन नॉट टू टच द साइड विच इज टू बी अप्लाइड ऑन द वुड। बोले तो हम जो पीस है वो हम वुंड की तरफ हम अगर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम हाथ से टच नहीं करना है। नेक्स्ट, इफ गॉज और लिंट इज नॉट अवेलेबल, अगर हमको एक्सीडेंट प्लेस में या कुछ भी हमको अवेलेबल नहीं है तो हम इनसाइड ऑफ द फोल्ड ऑफ कर्चिफ ले सकते हैं। हाँ, लैंडर्ड टवल अच्छी तरह से धो के लैंड्री करे सो है टवल में भी आल्सो यूज्ड इन इमरजेंसी। जो भी है क्लीन्ड क्लॉथ हमको लेना है। ठीक, उसके बाद ये जो है आफ्टर अप्लाइंग ड्रेसिंग, जो यहाँ पर ड्रेसिंग कर दी है, देखो यहाँ पर हम ड्रेसिंग कर दी है। आफ्टर दिस एप्लीकेशन, आफ्टर अप्लाइंग ड्रेसिंग ऑन द वुंड, ये पैड ऑफ कॉटन वूल इज अप्लाइड। यहाँ पर अच्छी तरह से पैड जैसा यहाँ पर लगाते, कुछ मेजर अगर इंजरीज हुआ है, कॉटन वूल इज अप्लाइड ओवर द ड्रेसिंग एंड इट इज tied firmly by a narrow bandage. So this is narrow bandage, इसके साथ अच्छी तरह से बांध के जो है रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, सुटेबल सपोर्ट और स्प्लिंट। सुटेबल सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड स्प्लिंट। स्प्लिंट में बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट इफ नेसेसरी। अगर ये सही है, ये ऐसी सही है, स्प्लिंट्स की जरूरत नहीं तो ठीक है। अगर स्प्लिंट्स की या स्लिंग्स की जरूरत है उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर बांध के रखना है। ये अगर डालने के बाद भी कभी कभी ये भी डालना पड़ता है। ठीक है, ये अगर सीमेंट पट्टी बोलते हैं, अगर डाल रहे हैं तो अंदर के जो है हड्डी जो है टूटा हुआ हड्डी को अच्छी तरह से बांधने के लिए ये डाल देते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस एप्लीकेशन वी शुड आल्सो टेक द हेल्प ऑफ स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स। सो दिस आर ऑल अबाउट योर स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स। सो आर यू क्लियर बेटा, आपको समझ में आया है? So this is all about your splints and slings.